आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू को बढ़ाकर करीब 148 अरब डॉलर यानी लगभग 13,000 अरब रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज फर्म को जियो के भविष्य को लेकर काफी भरोसा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 से 2028 के बीच जियो का मुनाफा और कारोबार 18 से 21% की सालाना दर से बढ़ेगा। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी 2028 तक 5508 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो जियो के मजबूत बिजनेस मॉडल को दिखाता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में स्पेक्ट्रम की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है, जिससे जियो को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले जेपी मॉर्गन ने जियो की वैल्यू 136 अरब डॉलर आंकी थी, यानी आईसीआईसीआई ने इससे करीब 12 अरब डॉलर ज्यादा का अनुमान लगाया है। जियो की वैल्यू बढ़ने की ये खबर तब आई है जब हाल ही में मुकेश अंबानी ने साल 2026 की पहली छमाही में जियो का आईपीओ लाने की घोषणा की थी। ऐसे में ये रिपोर्ट निवेशकों के लिए और भी ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाली मानी जा रही है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जियो प्लेटफॉर्म सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, बल्कि कंटेंट, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन और एमएसएमई सेक्टर के लिए मैनेज सर्विसेज जैसे नए बिजनेस में भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इन नॉन कनेक्टिविटी बिजनेस में अगले कुछ सालों में करीब 47% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जियो ने 5G नेटवर्क का देश भर में सफल रोल आउट किया है और अब 6G के लिए भी पेटेंट हासिल कर लिया है, जिससे कंपनी को तकनीकी बढ़त मिलती है। फिलहाल जियो का 5G मार्केट शेयर 66% से ज्यादा है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में कुल मिलाकर वैल्यूएशन अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बिजनेस स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अब कंपनियां फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डेटा सेंटर, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे नए प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही हैं, जिससे भविष्य में कमाई के और रास्ते खुल रहे हैं। अब बात वोडाफोन आइडिया की करें तो कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों की तेजी अब थम गई है। शुक्रवार को शेयर लगभग पिछले दिन के ही भाव 9.52 रुपए पर खुला और फिर नीचे फिसल गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी पर AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू विवाद का दबाव बढ़ गया है, जिसकी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होने वाली है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वोडाफोन आइडिया से 9,450 करोड़ रुपए की बकाया रकम मांगी है, जिसमें मर्जर से पहले और बाद के सभी ड्यूज शामिल हैं। ये कंपनी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो पहले से ही कर्ज में डूबी है और उसकी आमदनी की ग्रोथ सीमित है। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो कंपनी के कैश फ्लो और निवेश आकर्षण दोनों पर असर पड़ सकता है। AGR विवाद भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के सबसे पुराने और बड़े मामलों में से एक है। इस विवाद में सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर सालों से मामला चल रहा है। वोडाफोन आइडिया की सुनवाई 13 अक्टूबर को हुई थी और अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय है। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी के पैसेंजर व्हीकल शेयर में शुक्रवार को हल्की गिरावट देखी गई, जब ग्लोबल एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कंपनी का आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। इसकी वजह जैगुआर लैंड रोवर में हुआ बड़ा साइबर अटैक बताया गया, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस और प्रोडक्शन पर असर पड़ा। खबर के बाद टाटा मोटर्स PV का शेयर 400 रुपए के नीचे फिसल गया। रेटिंग अपडेट में S&P ने टाटा मोटर्स PV की रेटिंग BBB पर बरकरार रखी है, लेकिन आउटलुक नेगेटिव कर दिया है, जबकि जैगुआर लैंड रोवर की रेटिंग BBB- पर बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त 2025 से शुरू हुए साइबर अटैक की वजह से जैगुआर का प्रोडक्शन सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत तक रुका रहा, जिससे तिमाही में कंपनी की होलसेल वॉल्यूम 24% और रिटेल वॉल्यूम 17% तक घट गई। हालांकि ये प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया है, लेकिन रिकवरी धीमी है। S&P का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में जैगुआर की कुल आमदनी 15 से 18% घटकर करीब 24 अरब पाउंड रह सकती है और EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2025 के 7.6% से घटकर सिर्फ 3 से 5% तक सिमट सकता है। S&P ने यह भी कहा है कि टाटा मोटर्स PV का नेट डेट टू EBITDA रेशियो, जो पहले 1x माना जा रहा था, बढ़कर 2.5 से 3x तक जा सकता है। इसका मतलब है कि कंपनी का कर्ज बढ़ेगा और कैश फ्लो पर दबाव रहेगा। आगे की चुनौती ये है कि जैगुआर की रिकवरी पर कई जोखिम मंडरा रहे हैं, जैसे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, चीन में कमजोर मांग और नए मॉडल लॉन्च में देरी। अगर ये परिस्थितियां लंबी चली तो टाटा मोटर्स की ग्रोथ और मुनाफे दोनों पर असर पड़ सकता है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 25% बढ़कर 80 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछली तिमाही में ये 66 करोड़ रुपए था। कंपनी की कुल आय भी 7% बढ़कर 577 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछली तिमाही के 542 करोड़ रुपए से ज्यादा है। EBITDA में भी 10% की तेजी देखने को मिली। ये 96.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 100.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सुधार हुआ है। पिछली तिमाही के 17.9% के मुकाबले यह 18.5% पर पहुंच गया है। ये संकेत देता है कि कंपनी न केवल अपनी सेल्स बढ़ा रही है, बल्कि मुनाफे को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर रही है। बाजार में गिरावट के बावजूद सिग्निटी के शेयर में लगभग 1% की खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ NSCL इंडस्ट्रीज के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल 82.7% घटकर सिर्फ 3 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 15 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की आय 4% बढ़कर 457 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 440 करोड़ रुपए थी। ईबिटा में भी 8.4% की बढ़त देखने को मिली। ये 40.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 44.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी का मार्जिन थोड़ा सुधरकर 9.2 से 9.8% हो गया, लेकिन इतनी बड़ी मुनाफे की गिरावट से निवेशकों का सेंटिमेंट कमजोर हुआ और स्टॉक 3% से ज्यादा टूट गया। ITC होटल के Q2 FY26 के नतीजे बहुत मजबूत रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 76 करोड़ रुपए से बढ़कर 133 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी। कंपनी की कुल कमाई भी बढ़कर 839.5 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछली तिमाही में 778 करोड़ रुपए थी। ईबिटा 214 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 14% की बढ़त। कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी 27.5% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गया, जो होटल सेक्टर के लिए काफी मजबूत माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 39.85% हिस्सेदारी है, FII के पास 25.49%, DII के पास 20.23% और पब्लिक के पास 11.88% हिस्सेदारी है। शांति गैस की सितंबर तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 16% घटकर 26 करोड़ रुपए से गिरकर 22 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी की कुल आय भी पिछले साल के 155 करोड़ रुपए से घटकर 132 करोड़ रुपए रह गई, यानी करीब 15% की गिरावट। ईबिटा 34 करोड़ रुपए से घटकर 26.6 करोड़ रुपए रह गया, यानी इसमें 22% की गिरावट आई। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी पिछले साल के 22% से घटकर 20.2% तक आ गए हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी को लागत बढ़ने या बिक्री घटने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नतीजों के बाद स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर करीब 6% टूटा और 539 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर से गिरकर 494.9 रुपए तक फिसल गया, यानी इंट्राडे में स्टॉक ने करीब 8% की गिरावट दर्ज की। फिलहाल स्टॉक 505 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों के लिए कमजोर भावनाओं को दर्शाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के सितंबर तिमाही के नतीजे मिश्रित रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 242 करोड़ रुपए से मामूली घटकर 241 करोड़ रुपए रह गया, यानी मुनाफे में हल्की गिरावट। हालांकि कंपनी की कुल कमाई 424 करोड़ रुपए से बढ़कर 461 करोड़ रुपए हो गई, जिससे ये साफ दिखता है कि कंपनी के बिजनेस में स्थिरता बनी हुई है और रेवेन्यू बेस बढ़ रहा है। कंपनी के ऑपरेशन और सेल्स में ग्रोथ जारी है, जिससे ये साफ है कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी अपने प्रदर्शन को बनाए रखे हुए हैं। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 3.13% की गिरावट आई है, जबकि पिछले एक महीने में ये 2.76% चढ़ा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने सितंबर तिमाही में 495 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल के 529 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। हालांकि कंपनी का प्रीमियम इनकम बढ़कर 24,848 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी ज्यादा लोगों ने पॉलिसियां खरीदी। नया बिजनेस भी बढ़ा है। VNB यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 1660 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और कंपनी का VNB मार्जिन अब 27.9% है, जो पहले 27.9% था। शेयर थोड़ा गिरा, लेकिन पिछले एक साल में करीब 13% ऊपर है, यानी लंबे समय में परफॉर्मेंस मजबूत है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में जबरदस्त तेजी आई, जब बैंक ने अपने राइट्स इशू के तहत एस निवेशक मधुसूदन केला के फंड कोहेजन MK बेस्ट आइडियाज सब ट्रस्ट को 5.71 करोड़ शेयर अलॉट किए। ये इशू 14 रुपए प्रति शेयर की दर से 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक खुला है। इस फंड के अलावा कोटक लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, इंडिया कैपिटल फंड और MIT जैसे बड़े संस्थान भी इसमें शामिल हुए हैं। घोषणा के बाद शेयर 21.10 रुपए तक उछला और दिन भर 12% ऊपर कारोबार करता दिखा। पिछले एक महीने में शेयर 13% बढ़ा है, हालांकि साल भर में अभी भी 28% नीचे है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे बड़े निवेशकों की एंट्री से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन और निवेशकों का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज ने Q2 में शानदार प्रदर्शन किया और 105 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 34 करोड़ रुपए का नुकसान था। कंपनी की बिक्री भी 45% बढ़कर 1781 करोड़ रुपए हो गई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 93% की उछाल देखी गई। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने निवेशकों को करीब 2300% का रिटर्न दिया है, 3 रुपए से बढ़कर 75 रुपए तक। FIIs और DIIs दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कंपनी पर संस्थागत भरोसे को दिखाता है। रिटेल निवेशक भी तेजी से जुड़ रहे हैं, जिससे ये स्टॉक अब मल्टी बैगर की कैटेगरी में मजबूती से खड़ा है।
सेबी ने फ्रंट रनिंग के मामले में 13 लोगों को बाजार से बैन किया है और उन पर 5 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है। जांच में पता चला कि 3 ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने 2021 से 2022 के बीच अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग की। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि जब किसी बड़े ऑर्डर की जानकारी किसी ट्रेडर को पहले से मिल जाती है तो वो खुद पहले ट्रेड कर लेता है ताकि कीमत बढ़ने या घटने से फायदा कमा सके। फेडरल बैंक ने अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी दिग्गज ब्लैकस्टोन को 6,200 करोड़ रुपए के कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करने की मंजूरी दी है। इससे बैंक में ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी लगभग 9.99% हो जाएगी। ये निवेश बैंक की कैपिटल को मजबूत करेगा और एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट देगा। खास बात यह है कि ब्लैकस्टोन को बैंक बोर्ड में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नामित करने का अधिकार भी मिलेगा। डील की खबर के बाद बैंक का शेयर 232 रुपए तक पहुंच गया। बैंक की फाइनेंशियल स्थिति पहले से ही मजबूत है। CARR 15.7 और Tier 1 कैपिटल रेशो 14.37% है, जो नियामक जरूरतों से काफी ऊपर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डील से बैंक की वैल्यूएशन और भरोसा दोनों बढ़ेंगे।